हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला WNCL का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी वुमेन और तास्मानिया वुमेन के बीच में। तो WNCL नाम से ज़्यादा घबरा मत जाना, मतलब ये वही मैच है जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन जो ODT हो रहा है वही है जो ड्रीम 11 पर ऐसे नाम से लिस्ट किया गया है। उसका असली नाम यही है WNCL, मतलब वुमेन नेशनल क्रिकेट लीग। ये मैं लास्ट मैच की वीडियो में बता चुका हूँ और यहाँ पर फिर से रिमाइंड करवा दे रहा हूँ आपको। तो लास्ट जो मैच हुआ था बहुत ही अच्छा गया था। मैं कहूँगा जिन्होंने जितना ज़्यादा रिस्क लिया, जहाँ जहाँ पे रिस्क लेके क्रेडिट सेव करा, उनके लिए उतना ज़्यादा अच्छा गया होगा। जैसे जैसे हमने चीज़ें कही थी, बहुत लोग थे, मैं अगर सही बताऊं तो 95% से ज़्यादा लोग थे जो ACT वुमेन के अगेंस्ट में टीम बना रहे थे, क्योंकि सामने वाली टीम के पास बड़े बड़े नाम थे। लेकिन आपने देखा, नाम बड़े दर्शन छोटे, वही जो मैं कहता हूं हमेशा कि ACT वुमेन इज़ नॉट ए टीम टू गेट अंडर एस्टिमेटेड। और वही चीज़ हुआ, बड़े बड़े नाम थे उस टीम में, जैसे कि बेथ वूनी थी, जेस जोनासन थी, और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जो या तो BBL में नाम कमा चुकी हैं या तो इंटरनेशनल नाम कमा चुकी हैं। लेकिन इस टीम के सामने सभी बहुत बड़े बड़े टीमों की हवा फुस हो जाती है। तो ये भी कुछ ऐसा ही एक फिक्सचर है जहाँ पर आज के जो ओपोनेंट होने वाली हैं ACT वुमेन का, ACT मतलब ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACT कह रहे हैं। तो इनकी जो ओपोनेंट होने वाली हैं वो है तास्मानिया वुमेन की टीम। पिछले सीज़न की अगर हम बात करें तो तास्मानिया ने 6ठे स्थान पर ख़त्म किया था और ACT 5वें स्थान पर थी। मतलब यहाँ पर भी ACT इनसे ऊपर ही रही है डिस्पाइट तास्मानिया की टीम में भी ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं जो या तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम के होकर खेल रहे हैं या खेल चुके हैं, या तो BBL में खेलती है रेगुलरली ऐसे। ठीक है। पिछले सीज़न में क्या हुआ था तास्मानिया की तरफ से कि बहुत ही ज़्यादा, हद ज़्यादा उनका जो बैटिंग था वो ख़राब हुआ था। ठीक है। उनके जो मेन डिपेंडेबल प्लेयर्स थे जैसे कि कोरिन हॉल, स्टेफानी दफ़ारा, साशा मोलोनी, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करा था पिछले सीज़न में। और इसके वजह से, बैटिंग के ही वजह से वो यहाँ पे इतने नीचे पायदान पर थे। आखिरी कुछ मैचेस के लिए निकोला केरी आई थी, जो अभी अगर आप देखेंगे कि जिनका सिलेक्शन परसेंटेज सबसे ज़्यादा है कैप्टनसी के मामले में, तो वो आखिरी कुछ मैचेस के लिए आई थी और कुछ हद तक संभाला था। लेकिन फिर भी टीम अच्छा फिनिश नहीं कर पाई थी। तो इस सीज़न के ट्रांसफ़र मार्केट में या फिर आप मतलब सीज़न के शुरुआत में चेंजेस वगैरह होते हैं, आप जो भी कह लो, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं। बहुत सारे टीमों से बहुत सारे नए प्लेयर्स को वो लाए हैं और अभी जो है इनका टीम देखने में तो कम से कम अच्छा ही लग रहा है। और लग रहा है कि जो प्रॉब्लम्स पिछले सीज़न में उनके लिए थे वो काफ़ी हद तक सॉल्व भी हो सकते हैं। तो वो कौन कौन है, उनके क्या क्या रोल हो सकते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर आगे बात करेंगे, देखते जाइए। तो आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी वुमेन यहाँ पर लीड कर रही है 3-2 से। आखिरी जो मैच जो था क्वींसलैंड के अगेंस्ट में, आपको याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ पर वो अच्छा कंपटीशन देते हैं, लेकिन पीछे थे 2-3 से, लेकिन यहाँ पर वो 3-2 से आगे चल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर एक कदम आगे हैं। ये ग्राउंड जो है वैसे भी ACT वुमेन का ही होम ग्राउंड है। आखिरी जो मैच हुआ था वो हुआ था चिसम ओवल में, जहाँ पे ज़्यादा मैचेस मैंने देखे नहीं थे पिछले 3-4 सालों में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मैचेस होते हैं, काफ़ी मतलब 2-3 करके मैचेस तो हर साल में होते ही हैं। और पिछले 3 सालों में अभी तक ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी वुमेन यहाँ पर हारी नहीं है। ठीक है। टोटल 6 मैचेस उन्होंने खेले हैं पिछले 2 सालों में, टोटल 4 मैचेस, और सब मैचेस वो जीते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मर्स ये कुछ हैं। अच्छा, तास्मानिया वुमेन की टीम में जो 2 प्लेयर्स उन्होंने नए लाए हैं, वो नए लाए हैं, उनमें से एक है नाओमी स्टेरनबर्ग और दूसरी है हीथ ग्राहम। नाओमी स्टेरनबर्ग न्यू साउथ वेल्स वुमेन की टीम के होकर खेलती थी। पिछले सीजन में ठीक ठाक खेला था, मैं कहूँगा कुछ मैचों में उन्होंने बहुत ही अच्छी पारियाँ खेली थी। थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट तो रही थी, लेकिन उन्होंने करा था, कुछ मैचों में अच्छी इनिंग्स खेली थी। और ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर सकती हैं। और हीथ ग्राहम सेकेंड लास्ट जो सीज़न था, मतलब 2018-2019 वाला जो सीज़न था, वहाँ पर ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो चुकी थी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर। बैटिंग से हाईएस्ट रन स्कोरर, बॉलिंग पे भी शायद सेकंड या थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर ये थी। लेकिन पिछले सीज़न में उस परफॉर्मेंस का मतलब 10% भी वो नहीं दे पाई थी। बैटिंग तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद ज़्यादा ख़राब उनका हुआ था। बॉलिंग लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा करा था। और इस फिक्चर में उनके लिए कुछ बहुत स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं, स्पेशली बॉल से, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके सिवाय निकोला केरी, जैसे मैंने बताया, देखो 4 इनिंग्स में ही इन्होंने काफ़ी रन्स बनाए थे। 4 में से 2 मैच इनिंग्स में उन्होंने 50+ स्कोर भी बनाया हुआ था। उसके बाद कोरिन हॉल, और बॉलिंग पे सैम बेट्स या समांथा बेट्स, जो भी इनका नाम है, भाकेरेवा, मेसी गिब्सन जो अभी अवेलेबल नहीं है सीज़न में इंजरी के चलते, और हीथ ग्राहम जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आई है, इनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं हेड टू हेड मैचेस में। जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है, हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आखिरी मैच के वीडियो में भी बताया हुआ था कि ACT की टीम एक बॉलिंग डिपेंडेंट टीम है। बैटिंग में वन एंड ओनली परफॉर्मर, जो कि आपने आखिरी मैच में भी देखा, KT मैक होती हैं। इसके अलावा स्टैंड आउट परफॉर्मर कोई नहीं है। हो सकता है एक आध मैच में कोई एक आध परफॉर्मर आपको दिख भी जाए, लेकिन स्टैंड आउट परफॉर्मर उस तरह से कोई भी नहीं है। तो ये फिक्सचर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा।
एसीटी कभी भी उस तरह से मोर देन एवरेज टोटल तो यहाँ पे बना नहीं पाती हैं। 240 250 मैक्सिमम इसी के भीतर उनका रहता है। अभी मैच का रिजल्ट डिपेंड करता है कि तास्मानिया का बैटिंग कैसा चल रहा है। अगर तास्मानिया का बैटिंग ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की वुमेंस के जो बॉलिंग है उनसे अच्छा कर लेती हैं तो वो मैच जीत जाती हैं। और लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्या हुआ है कि एसीटी का जो बॉलिंग है वो तास्मानिया के ऊपर हावी रहा है, जिसकी वजह से मैचेस ऑफ कोर्स तास्मानिया हारी ज़्यादा है। तो देखते रहो। देखो पहला मैच तास्मानिया का बैटिंग देखो 182 पर निपट गए। कोडिन हॉल, मेक फिलिस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड परफॉर्मर आपको तास्मानिया की तरफ से देखने को मिलेंगे हिस्टोरिकली। उनमें से मैं 4-5 प्लेयर्स ही शायद आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से ये दोनों हैं, कोडिन हॉल, मेक फिलिप्स काइंड ऑफ ऑलराउंडर हुआ करती थी, लेकिन पिछले सीजन में उस तरह से खास कुछ उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। बॉलिंग में एंजेला रिक्स जो बॉलिंग करवाती थी, लेकिन आखिरी मैच में बॉलिंग नहीं करवाई है उन्होंने, पता नहीं कोई इंजरी वगैरह है या क्या है, हो सकता है कि बॉलिंग आगे जाके वो नहीं करवाएं, लेकिन पहले वो बॉलिंग करवाती थी। ओसबॉर्न, बेट्स, ठीक है। और जो चीज़ मैंने बिल्कुल डे वन में कहा था कि अगर आप 5 साल पुराने मैचेस भी देखेंगे ना, तब भी यहाँ पर आपको कॉमन प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं वही है। एसीटी चेस कर लिया, फिर से वही नाम, और फ्रायड एक बॉलर थी जिन्होंने विकेट निकाला। अच्छा, फिर अगला मैच एसीटी वही स्कोर है जो जोन पे वो रहते हैं 245, लेकिन यहाँ पे केटी मैक नहीं चली थी। ओसबॉर्न, हैनकॉक, कोस्की जो खेलती थी, इनके कुछ परफॉर्मेंसेस थे। बॉलरों में से ब्रूक हेपबर्न एक और प्लेयर जिनके रिकॉर्ड सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हर फिक्सचर में, लेकिन पिछले सीज़न में बिल्कुल भी मतलब 1% भी अपने बेस्ट ऑफ फॉर्म पे नहीं थी। ये एक ऐसी बॉलर हैं ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट में बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेज्ड बॉलर है डोमेस्टिक प्लेयर्स में से, लेकिन पिछले सीजन में उतना कुछ खास नहीं कर पाई थी, जो वन ऑफ द रीज़न है कि तास्मानिया का टीम उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। जो भी हो, तो हेपबर्न के यहाँ पर बॉलिंग से डोमिनेशन थे। एमा थॉम्सन के यहाँ पर एक विकेट था। तास्मानिया ने बैटिंग से चेस कर लिया। जो प्लेयर्स वहाँ पे थी उनमें से अभी कोई अवेलेबल नहीं है। हैनकॉक के 2 विकेट। उसके बाद अगला मैच एसीटी वही स्कोर देखिए 246, ज़्यादा नहीं। ओसबॉर्न फिर से आपको दिखेंगे, रीक्स यहाँ पर बैटिंग से, केटी मैक 36। जो नाम मैंने वो ऊपर बताए थे तास्मानिया का होकर, उनमें से ही एक है फिलिप्स। पाइक फिर से। तास्मानिया यहाँ पर हार गई क्योंकि उनका बैटिंग अच्छा नहीं हुआ। लीड किया किसने? फिर से बेट्स, फिर से ओसबॉर्न। यहाँ पर रीक्स तब बॉलिंग भी करवाती थी क्योंकि, और हैनकॉक के विकेट थे, और मेटियन ब्राउन जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो 3 मैच में आप देखे हैं कि सेम चीज़ है। अगर तास्मानिया बैटिंग में अच्छा कर लेती है तो वो जीते हैं, जहाँ पे बैटिंग में अच्छा नहीं कर पाए हैं वहाँ पर वो हारे हैं। एसीटी की बैटिंग तो बिल्कुल उसी जोन पे ही रह रहा है 250 के भीतर। अगला मैच फिर से सेम चीज़, एसीटी 218 पर निपट गई। मैक के फिर से रन, ओसबॉर्न फिर से यहाँ पर रन, मेक फिलिप्स यहाँ पर फिर से विकेट, और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाले। तास्मानिया ने मैच को यहाँ पर जीत लिया। एमा थॉम्सन के रन्स थे, कोडिन हॉल के रन्स थे, मेक फिलिप्स के रन्स थे। एमा थॉम्सन ने आपने शायद यहाँ पर भी देखा होगा। एमा थॉम्सन के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, ध्यान से सुनते जाना। और यहाँ पर उन्होंने रन बनाया था और तास्मानिया जीत गई। फिर से सेम चीज़, 218 बनाया, बैटिंग अच्छा हुआ, तास्मानिया जीती। और आखिरी जो मैच हुआ फिर से सेम चीज़, 198, ठीक है। एमा थॉम्सन, साशा मोलोने, सेम नेम आप देख रहे हैं। बॉलिंग पे ये कुछ बॉलर्स थे जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ द बॉलर्स जो है अवेलेबल नहीं है। एसीटी ने जो है रन चेस कर लिया, जहाँ से कर्शॉ, कॉस्की, क्वाइट, ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने प्लेयर्स थे जिन्होंने रन बनाए थे। और बॉलिंग से फिर से बेट्स और भाकेरेवा, ठीक है। भाकेरेवा ये मैच पहला मैच खेली थी क्योंकि इस फिक्सचर में, तो यही इनका नाम है। तो कहानी जो है ना, आप बिल्कुल समझ ही सकते हैं कैसा चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप एसीटी को बाद में बैटिंग करने भेजिए, आप उनको पहले बैटिंग करने भेजिए, स्कोर उनका 240 245 मैक्सिमम 250 इसी के भीतर रह रहा है। इससे ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं। अगर तास्मानिया को जीतना है वो रन चेस कर लो, जीत जाओ। अगर नहीं जीत पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स एसीटी की बॉलिंग बेहतर हुई है, तो जो कि हमेशा होती है। तो इस फिक्सचर में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम जो देख पा रहे हैं, एसीटी विद द बॉल यहाँ पर अच्छा कर रही है, ठीक है। कुछ परफॉर्मर्स हमें तास्मानिया की तरफ से देखने को मिले हैं। एमा थॉम्सन, मेक फिलिप्स, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से हमें देखने को मिली है। इसके सिवाय कोडिन हॉल थी। अच्छा, निकोला कैरी इस मैच में खेली थी, मैं आपको बता दूं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई थी इस मैच पर, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से, ठीक है। उस तरह से एसीटी के बॉलरों में से आपको ज़्यादा कोई कॉमन नाम देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इनकी टीम जो है चेंज होती रहती है। लेकिन हिस्ट्री यही है कि एसीटी के बॉलर जो भी खेलें, चाहे वो यहाँ पर जो क्वाइट खेल रही थी, ब्राउन खेल रही थी, उन्होंने कुछ करा, या फिर जो भी खेलें, उन्होंने कुछ ना कुछ हमेशा करके रखा है और यहाँ पर दिक्कत में डाला हुआ है तास्मानिया की बैटिंग को। ओसबॉर्न देखिए, अच्छा बेट्स जो हैं ये पहले खेलती थी एसीटी की टीम के होकर, ठीक है। तो अभी ये दूसरी साइड में आ चुकी हैं और इसका फ़ायदा भी उनको कुछ हद तक मिला था। आखिरी मैच पर भी आप देख सकते हैं अपने पुराने टीम के उसमें 2 विकेट उन्होंने निकाला हुआ था।
और उस तरह से तो कुछ नाम नहीं है। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करें तो मिक फिलिप्स, कोरिन हॉल, जो दो नाम आपने देखे हैं। कोरिन हॉल का औसत यहाँ पर काफ़ी डिसेंट है, 56-57 के आसपास इनका औसत आ जाता है हेड टू हेड मैचेस में। एसीटी के होकर केटी मैक, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट फिक्सचर हैं जहाँ पर केटी मैक आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट होती हुई दिखी नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको 5 मैचेस दिखाए हैं, मेरे ख्याल से 2 ही मैच में उन्होंने आपने देखा होगा 50+ को स्कोर उन्होंने बनाया है। 57 यहाँ पे, यहाँ पर 36, यहाँ पर फिर से रन नहीं, यहाँ पर 67। तो 2 मैच में 50+ और एक में 30+। अभी भी ऑफकोर्स मस्ट हैव तो हैं ही आपकी टीम में, लेकिन पिछले मैच में जैसे मैं कह रहा था कि आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में भी सोच सकते हैं, इस मैच में मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। टीम में तो आपको ऑफकोर्स रखना है क्योंकि इनके बाहर और कोई कंसिस्टेंट बैट्समैन है भी नहीं एसीडी की टीम में, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में इस बार मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर अब यहाँ से मिक फिलिप्स, कोरिन हॉल तो आपने देख ही लिया। बॉलरों में से बात करी जाए तो जैसे मैंने आपको बताया एसीटी की बॉलिंग यहाँ पर बेटर रही है, लेकिन क्योंकि उनके कोई कंसिस्टेंट प्लेयर खेलते नहीं हैं तो इसीलिए किसका नाम नहीं है। लेकिन जो भी खेले हैं, जो भी खेले हैं, मतलब हर साल में इनके बॉलर्स बदलते रहते हैं, जो भी खेले हैं उन्होंने अच्छा कुछ करा हुआ है। और तास्मानिया के होकर पाइक जो कि अवेलेबल नहीं है, और हीथर ग्राहम, अभी इनका नाम तो आपने पूरे फिक्चर में देखा नहीं होगा, नहीं देखा है। इसका रीज़न ये है कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर खेलती थी। तो यहाँ पर इनका बॉलिंग में धमाकेदार रिकॉर्ड है, 5 मैच में 13 विकेट, मतलब आप समझ सकते हैं पर मैच 2 विकेट से भी ज़्यादा का औसत इनका रह रहा है। सही है। तो हीथर ग्राहम यहाँ पे एक काफ़ी डिसेंट रिकॉर्ड जो है होल्ड करती है बॉलिंग से। बैटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बॉलिंग से इन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है। इवन जो लास्ट मैच ये खेल के आ रही है ना, ऑफकोर्स वो दूसरे टीम के होकर खेल रही थी, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट में जो लास्ट मैच वो खेल के आई हैं, वहाँ पर भी इनके खाते में 4 विकेट रह गया है। अभी इस ग्राउंड के बारे में बात करें तो इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स हैं। पिछले मैच पे जो पिछला मैच जो जिस ग्राउंड पे हुआ था वहाँ पे इनफ रिकॉर्ड्स नहीं थे हमारे पास, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे भी आपको ओसबॉर्न विद द बॉल अच्छा करती हुई दिखेंगी। 19 का औसत है, 4 मैच में 7 विकेट। और ये वुमेन क्रिकेट है, एक चीज़ याद रखना, मैं आपको बता दूँ, अगर आप इनको मेंस क्रिकेट से तुलना करेंगे तो शायद सही नहीं होगा। मेंस क्रिकेट में क्या होता है कि अगर कोई बॉलर 1 विकेट ले तो हो सकता है एट द एंड ऑफ द मैच वही 1 विकेट का, अगर ज़्यादा कुछ रन वगैरह नहीं किया, मैं सिर्फ बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो 1 विकेट लेते हैं तो शायद एंड ऑफ द मैच वो 29 पॉइंट या मैक्सिमम 33 पॉइंट के साथ आपको ख़त्म करके दें। लेकिन वुमेन क्रिकेट में क्या होता है ना, ये अगर 1 विकेट लेती हैं तो मतलब जो बोनस वगैरह मिलते हैं इकोनॉमी के वो तो है ही, मेडन के भी बोनस आपको मिल सकते हैं, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इकोनॉमी के बोनस आपको ज़्यादा मिल के जाए। तो जो 1 विकेट का पॉइंट मेंस क्रिकेट में होता है उससे कई ज़्यादा पॉइंट लेके जाती हैं 1 विकेट जो लेती हैं वुमेन क्रिकेट में। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे बॉलरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हमेशा ही, ये एक रीज़न भी है। तो जो भी हो, और बाकी बैट्समैन में से बात करी जाए तो कॉस्की यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जो कि अवेलेबल नहीं है। ओसबॉर्न यहाँ पर भी है बैटिंग से भी, लेकिन बड़ा स्कोर एक ही है इनका, 1 शतक जो लगाया था, बाकी इनकन्सिस्टेंट रही है, लेकिन 38 का औसत बुरा नहीं होता है। और केटी मैक यहाँ पर भी नाम है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, 36-37 मैं कहूँगा अभी भी मस्ट हैव हैं। गलती से भी किसी भी टीम में इनको ड्रॉप करके मत उतर के जाना, कम से कम स्मॉल लीग या मिनी जीएल तक भी। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं। इस ग्राउंड में मैचेस की बात करें तो ये जो आखिरी मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, ये इसी ग्राउंड पे हुआ था। मतलब ये जो इतने परफॉर्मर्स देख रहे हैं ना, एमा थॉम्सन, मोलोने, यहाँ से भाकेरेवा, बेट्स, ये सारे के सारे लास्ट जब खेले थे इस टीम के अगेंस्ट में इस ग्राउंड में इनका परफॉर्मेंस था। तो ऑफकोर्स ये प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप हिस्ट्री देख रहे हो तो। और उसके पहले एक और मैच जो खेली गई थी इस ग्राउंड पर, यहाँ पर भी एसीटी ने जीत हासिल करा था, और वो भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा कि ये चैंपियन है पिछले सीज़न की, तो उनको यहाँ पे हराया था, जहाँ पर फिर से क्वाइट आपको दिख जाएंगी। और बाकी ये कोई भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हैनकॉक अवेलेबल है। यहाँ से केटी मैक और कुक जो आपको अभी कल के आखिरी मैच में खेली नहीं थी, इनके परफॉर्मेंस दिख जाएंगे। यहाँ पर हीथर ग्राहम खेली थी और इन्होंने 4 विकेट भी निकाला था। तो हीथर ग्राहम का भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, अच्छा मेमोरी रहा है आप कह सकते हैं, जब वो आखिरी बार इस ग्राउंड पे इस टूर्नामेंट में खेल के गई हैं। ठीक है, तो ये है कुछ चीज़ें, ये है सारी कहानियाँ। बहुत ज़्यादा मैचेस यहाँ इस ग्राउंड पे हुए नहीं हैं। अगर मैं बहुत पुराना मैच दिखाने में आ गया तो ज़्यादा ही पुराना हो जाएगा। तो यही है चीज़ें। ठीक है, रन्स आप देखेंगे यहाँ पर एसीटी हारी नहीं है, क्योंकि तो हमेशा ही उनका जो है बैटिंग से बेटर परफॉर्मेंस रहा है देन अदर ग्राउंड्स। यहाँ पर तो उन्होंने 240 भी चेस कर लिया था, वो भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, यहाँ पर 202 बना दिया था। तो बैटिंग इनका अच्छा होता है यहाँ पे, और इसीलिए हमेशा ही वो यहाँ पर जीते हैं हिस्टोरिकली। कुछ परफॉर्मर्स के बारे में आपने हिस्ट्री में देखा है नाम, जिनके मैंने आपको बताए हैं। कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जिनका शायद अभी तक मैंने जिक्र नहीं करा है।
अच्छा, अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तास्मानिया के होकर रेचल प्रीस्ट ये इंक्लूड हुई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, इन्होंने रिटायर ले रहे थे पिछले सीज़न में, पिछले साल में, और अभी वो तास्मानिया की टीम के होकर जुड़ चुकी हैं और खेलेंगी कल का पहला मैच। अभी इनका कोई रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कैसी प्लेयर हैं, क्या करती हैं, ये जितना आपको पता है मेरे को भी उतना ही पता है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। वोमेंस जो बिग बैश लीग हुआ था वहाँ पर शायद ये खेल के आ रही हैं, तो ये एक्सपीरियंस तो काफ़ी है। इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि रिसेंटली तास्मानिया के डोमेस्टिक सर्किट में एक टूर्नामेंट हो रहा था। ठीक है, वहाँ पर क्वालिटी उतने ज़्यादा होते नहीं है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं ये नेशनल लेवल टूर्नामेंट है, वो कहाँ स्टेट लेवल टूर्नामेंट है। लेकिन वहाँ पे केटी पर रेचल प्रीस्ट अच्छा करके आई हैं। ठीक है। इसके सिवाय मेक फिलिप्स जो है ओपनिंग करेंगी, निकोला कैरी नंबर 3 पर, जो कि अभी यूनिवर्सल कैप्टन है। लेकिन मैं इतना को कह सकता हूँ, आखिरी जो मैच वो खेली थी ना, यहाँ पर वो अच्छा नहीं कर पाई है। बाकी सेफ रहने के लिए आप बिल्कुल इनको कैप्टन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आते हैं नाओमी स्टेलनबर्ग। नाओमी स्टेलनबर्ग ने पिछले सीज़न में 2 मैचेस जो खेले थे, एक में उन्होंने 40+ कुछ बनाया था और एक में 0 था उनका रन, जो न्यू साउथ वेल्स की होकर वो खेलती थी। इससे ज़्यादा कोई रिकॉर्ड्स इनके नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि नाओमी स्टेलनबर्ग बॉलिंग भी करवा सकती हैं ज़रूरत पड़ने पर। अभी करेंगी या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन करवा सकती हैं। उसके बाद हीथ ग्राहम, पिछले सीज़न में तो बैटिंग से बिल्कुल ही, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, 11-12 मैचेस शायद वो खेली थी, टोटल 11 ही होगा शायद। तो उसमें उन्होंने शायद 60 या 70 के आसपास कुछ रन्स बनाए थे। तो बैटिंग से तो बिल्कुल भी टच पे नहीं थी पिछले सीज़न में, लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी कराई थी। और अभी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे रेचल प्रीस्ट वगैरह खेली थी, वहाँ पर हीथा ग्राहम खेली नहीं थी, तो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता इनके बारे में। उसके बाद कोडिन हॉल, साशा मोलो ने, इनके तो अपने रिकॉर्ड्स देख ही लिए हैं। कोडिन हॉल को हो सकता है काफ़ी नीचे आज के मैच में बैटिंग करनी पड़ जाए। क्या होगा बैटिंग ऑर्डर ये हमें टॉस के बाद ही पता चल सकता है, लेकिन हो सकता है ये काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ जाए। उसके बाद ब्रूक हेपबर्न, ये रिप्लेस्ड भी हो सकती है एमा थॉम्सन से। अभी एमा थॉम्सन के बारे में कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है, सुनते जाना। एमी स्मिथ जो WBBL में काफ़ी मतलब प्रेज्ड हुई हैं, 16 ईयर्स की एज है इनकी बस, और राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर हैं। मुझे लगता है कि टीम का दूसरा या तीसरा स्पिनर का ऑप्शन जो है ये निभाएंगी। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तो मुझे नज़र नहीं आई है, लेकिन ये बैटिंग थोड़ी सी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही मैं कह सकता हूँ इनके बारे में। उसके बाद बेट्स और भाकेरेवा, अगर आप रिकॉर्ड्स देख रहे हैं तो ये दोनों तो आपकी टीम में ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए। बेट्स अपने पुराने टीम की अगर इसमें खेलेंगी, और आखिरी मैच पर इसका इफेक्ट भी आपने देख ही लिया है, और इस फिक्सचर में हमेशा ही बेट्स ने जब भी मौका मिला है कुछ ना कुछ करा हुआ है। अच्छा, अभी जो मुझे लगता है ये बेंच में जो प्लेयर्स हैं, इनमें से एमा थॉम्सन, इनके रिकॉर्ड्स आपने देखे हैं अच्छे हैं। ठीक है, लास्ट 3 मैचों में से 2 में इन्होंने रन बनाया है, विकेट भी बीच बीच में निकालती रहती हैं, बॉलिंग कर सकती हैं, बैटिंग सेक्शन में ये लिस्टेड है। अगर ये खेलती भी है ना, अभी इनका सिलेक्शन परसेंटेज शायद 3 या 4 या मैक्सिमम 5% होगा। अगर ये खेलती भी हैं तो भी मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, स्मॉल लीग में शायद ही कोई इनको लेके आएगा। पिछले सीज़न में इनका क्या था, एक मैच में उन्होंने सिर्फ एक ही मैच में रन बनाया था, और वो था ये लास्ट मैच, ये वाला मैच। ठीक है, और उसके पहले तक पूरे सीज़न में मिलाकर उन्होंने बनाए थे 47 रन्स। एमा थॉम्सन तास्मानिया की डोमेस्टिक सर्किट की जायंट है। हमेशा ही, चाहे वो T20 हो जाए, चाहे वो 50 ओवर टूर्नामेंट हो जाए, हाईएस्ट रन स्कोरर या तो बनती हैं या फिर टॉप 2-3 में आती हैं। बॉलिंग भी करवा सकती हैं, हिस्ट्री इनका काफ़ी अच्छा रहा है पिछले सीज़न को छोड़ के, लेकिन पिछले सीज़न में अपने बेस्ट ऑफ फॉर्म के आसपास भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन मेरे को इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट था। मैंने बिल्कुल फर्स्ट मैच से लास्ट मैच तक मैं इनको लेके जा रहा था, स्पेशली ग्रैंड लीग्स की टीम में। और मेरा जो अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि इन्होंने मुझे ग्रैंड लीग जितवाया था पिछले सीज़न में, जो लास्ट मैच हुआ था तस्मानिया का, क्योंकि उस मैच में भी मतलब ऑफकोर्स कोई नहीं ले रहे थे इनको, तो 5 या 7% इनका सिलेक्शन था, और मैं तो हमेशा इनको कैप्टन बना के चलता था। तो कैप्टन मैंने बनाया था, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ था, जैसे आप देख ही सकते हैं। क्वाइट ने भी करा था, तो ये तो उस समय डिफ़ॉल्ट पिक हुआ करती थी। तो जो भी है, तो ये है कि एमा थॉम्सन पिछले सीज़न में बिल्कुल भी फॉर्म पर नहीं थी, लेकिन आखिरी जो मैच उन्होंने खेला था वो रन उन्होंने बनाया था, जो कि इसी ग्राउंड पर था, इसी टीम के अगेंस्ट में था। ठीक है, काफ़ी एबल प्लेयर ये हैं, लेकिन वही बात है कि स्मॉल लीग में लेने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनेगा, और बॉलिंग भी शायद इनको ज़्यादा दी नहीं जाती है। बड़ी लीग में अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली इनको ट्राई ज़रूर करना, अगर खेलती हैं तो। इसके सिवाय एमिली स्मिथ और मैनिक्स ग्रीव्स, ये दोनों कीपर के ऑप्शन हैं। मुझे लगता है रेचल प्रीस्ट आ गई हैं तो वो ही कीपिंग कर लेंगी, और इन दोनों का कहीं शायद कोई ज़रूरत नहीं पड़े। ब्रूक हेपबर्न को भी टीम अगर चाहे तो रिप्लेस कर सकती हैं, लेकिन पिछले सीज़न की एक कैप्टन रही हैं और एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, बस इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इनको अचानक से रिप्लेस नहीं कराया जाएगा या रिमूव नहीं कराया जाएगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ऐसा प्लेइंग 11 हो सकता है। इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, देखिए रेचल प्रीस्ट डिफ़ॉल्ट कीपर है,
इसके बाहर कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके साथ आप अगर किसी को चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में ये डिफ़ॉल्ट कीपर हैं। उसके बाद निकोला केरी डिफ़ॉल्ट पिक हैं। भले ही लास्ट मैच में इन्होंने कुछ करा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कैलिबर काफ़ी अच्छा है और रिसेंटली बीबीएल में भी ये अच्छा करके आ रही हैं, तो कोई रीज़न नहीं है इनको ड्रॉप करने का। ही तक रहा मेरे लिए एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगी कोडिन हॉल, साशा मोलोने, दोनों ही बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड हैं और मुझे नहीं लगता इन दोनों में से अगर आप दोनों को भी लेंगे तो भी ज़्यादा दिक्कतें आनी चाहिए, लेकिन एक को ही आप मैनेज कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे एंजेला रीक्स है, एमी येट्स जो कि बॉलर हैं, अभी तक उनको बैटिंग सेक्शन में देके रखा हुआ है ड्रीम 11 ने, तो इनमें से आप एक को ही मैनेज कर पाएंगे हार्डली। उसके बाद बॉलरों में से ये दोनों डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं। हेपबर्न, इनके रिकॉर्ड सारे अच्छे रहे हैं, पिछले सीज़न में भी अच्छे थे, लेकिन ले पाना थोड़ा मुश्किल होगा। बड़ी लीग में खेल रहे हो तो डेफिनेटली इनको ट्राई करना, छोटी लीग में हो सकता है इनको मैनेज आप नहीं कर पाएँ। बस यही ठीक है। मैं आपको आगे जाके दिखा भी दूंगा कि स्मॉल लीग में मैं किस किस प्लेयर को ले पा रहा हूँ। और एसीटी के होकर सभी को सब कुछ पता चल ही गया है क्या है कौन से हैं। लीसन ने पिछले मैच में 4 विकेट निकाला हुआ था, हालांकि पिछले सीज़न में तो उस तरह से कुछ खास उनका परफॉर्मेंस था नहीं, तो एज ए क्रेडिट बचाने के लिए ही हम उसको इनिशियली इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ही सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है, तो अभी स्मॉल लीग में तो इग्नोर करने का कोई जगह है नहीं, इनको लेना ही पड़ेगा। बाकी एंजेला रीक्स जो ऊपर आई थी, बैटिंग ही कर रही थी, बॉलिंग से कुछ नहीं करा था उन्होंने। जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं इस फिक्चर में उनके अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं। एरिन ओसबॉर्न सबके टीम में होंगे 100% मैं आपको कह सकता हूं, और बहुत लोग इनको कैप्टन भी बनाएंगे। अगर आपको डिफरेंशियल कुछ करना है ना तो एरिन ओसबॉर्न के साथ आप जा सकते हैं। इनका इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है, इवन बैटिंग से भी है और बॉलिंग से भी है। और उसके बाद निकोला हैनकॉक, ये कुछ होंगे। पिछले मैच में शायद ओलिविया पॉटर खेली थी, लेकिन कुछ खास इनका रोल आया नहीं था, तो देखना पड़ेगा यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या क्या करती है टीम। इसके सिवा ये एक और ओपनर आई थी केटी मैक के साथ, वो भी कुछ खास कर नहीं पाई थी, तो मुझे लगता है ये 2 स्लॉट्स हो सकते हैं जहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह टीम करे, या फिर वीरिंग कॉम्बिनेशन सेम भी रख सकते हैं। लेकिन इफेक्टिव प्लेयर जो है केटी मैक, ओरन ओसबॉर्न, एंजेला रीक्स और उसके बाद निकोला हैनकॉक, ठीक है। बाकी येट्स को शायद आप मैनेज नहीं कर पाए, ये भी बैटिंग सेक्शन में है। ये जो मैचेस होते हैं ना, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप ये मैचेस सही से कहीं पे खेलना चाहते हैं फ्रीडम के साथ, तो ऐसे किसी साइट्स पर खेलिए जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्लेयर सिलेक्शन में। मतलब क्या मतलब, कोई ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं आपको इतने ही प्लेयर्स लेने पड़ेंगे इस पोजीशन पे, मस्ट लेने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा प्लेयर आप नहीं ले सकते। ऐसे किसी साइट में खेले जैसे कि माई 511 या फिर माई 11 सर्कल जैसे जो साइट्स हैं, ऐसे साइट में अगर आप खेलेंगे तो आपके लिए सिलेक्शन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा दैन ड्रीम 11, ठीक है। ड्रीम 11 पर रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं, ऑफ कोर्स स्किल भी आपको काफ़ी देगा क्योंकि वहाँ पर लक भी काफ़ी चाहिए होगा कि आप जिसको छोड़ेंगे वो नहीं भी चलना चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा फ्रीडम चाहिए तो ऐसे साइट्स पर आप खेल सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले सीज़न में मैं खेला भी था उन साइट्स पर और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया था। कैप्टन भास्करन चॉइस की बात करें तो तास्मानिया का निकोला केरी अभी यूनिवर्सल कैप्टन होने वाली हैं। उसके बाद लोग शायद हितर ग्राम के साथ जाए भी, बीबीएल में बहुत लोगों ने इनको देखा होगा तो उस हिसाब से। उसके बाद रेचल प्रीस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं, बाकी फॉर्म में तो मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि, लेकिन लोअर लेवल क्रिकेट था क्योंकि, तो उस तरह से हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। और भागे बाद बॉलिंग से, और उसके बाद नाओमी स्टर्नबर्ग बैटिंग से ही है, जो भी है थोड़ा बहुत शायद बॉलिंग करवा दें। एमा थॉम्सन अगर खेलती हैं तो, और नहीं तो बेट्स। और इसके सिवा अगर आप रिकॉर्ड्स की देख रहे हैं तो कोडिन हॉल, साशा मोलोने जैसे नाम भी हैं, टीम में लेना ही काफ़ी मुश्किल हो सकता है इनमें से किसी को भी, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, स्पेशली एसीटी के अगेंस्ट में तो कभी भी नहीं। और एसीटी की अगर बात करी जाए तो केटी मैक, ओसबॉर्न सेफेस्ट पिक में होंगी। ओसबॉर्न काफ़ी लोग कैप्टन भी हो सकते हैं, याद रखना। और उसके बाद एंजेला रीक्स और एरिन कर्शॉ पिछले सीजन में अच्छा करके आई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप इनको मैनेज कर पाएंगे स्पेशली ड्रीम 11 पर। और उसके बाद कार्ली लीसन, ये इनका मतलब अभी समझ लीजिए रिस्क सेफ या रिस्की में यही आ जाएंगी। पिछले मैच से 4 विकेट निकाला हुआ था और ये काइंड ऑफ ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी कर सकती हैं, याद रखना। और उसके बाद क्लोड लैफर्टी और गैबी सट्टिव में से कोई अगर खेलती हैं तो इनमें से आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये जो है मेरा कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर अभी के लिए मैंने बना के रखा हुआ है। देखिए क्या है कि मुझे यहाँ पे सारे के सारे बॉलर्स को लेना नहीं था। बेट्स और भाकेरेवा तो ऑफकोर्स होंगी, लेकिन हैनकॉक और लीसन में से मेरे को किसी एक को तो छोड़ना ही था, क्योंकि मेरे को बैट्समैन सेक्शन में मैनेज करना था। यहाँ पर आप कोडिन हॉल को आप देख सकते हैं, इनको, या फिर साशा मोलोने जिनका सिलेक्शन परसेंटेज भी डिसेंट है, इन दोनों में से किसी को, या फिर मेक फिलिप्स ये जो ऑलराउंडर सेशन में है, इन तीनों में से कम एक को तो मुझे लेना था। लेकिन क्या है कि सामने वाली टीम का नाम है एसीटी, ठीक है, और जितने भी मैंने ऑप्शंस आपको बताइए ये तास्मानिया के प्लेयर्स हैं, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स ये देंगे बैटिंग से। अगर बैटिंग से वो फेल हो जाते हैं, जिसके चांसेस काफ़ी हैं और रिकॉर्ड्स भी काफ़ी हैं, तो
मेरे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे। और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, एक भी विकेट अगर कोई बॉलर ले लेती है ना, स्पेशली अगर कोई सेफ बॉलर वो है और वो हमारे टीम में नहीं है, तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने किसी भी सेफ प्लेयर को छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं हैंकॉक और लीसन में से किसी एक को ड्रॉप करके कोडिन हॉल को कम से कम ले लेना। इनके रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं, अगर मतलब 30-40 रन बना देती हैं तो काफ़ी अच्छा आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। इसके सिवाय बैटिंग सेक्शन में जो लिस्टेड हैं, एमी येट्स, इन्होंने पिछले मैच में खेला भी था और मैंने पहले ही बताया हुआ था कि ये बॉलर हैं, लेकिन अभी भी ड्रीम 11 इनको बैट्समैन सेक्शन में दे रखा है, तो प्रॉब्लम हो सकता है इनको लेने में। नाओमी स्टर्नबर्ग को मैंने रखा है, एकमात्र बैट्समैन ही है यहाँ पे तास्मानिया की तरफ से, यही जिनको मुझे लगा है कि आप ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकती हैं। पिछले सीजन में ठीक ठाक उन्होंने करा हुआ था, कोडिन हॉल से तो कम से कम बेटर ही इनका था। बाकी अगर आप चाहो तो कोडिन हॉल को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराउंडर सिस्टम में मैंने 3 प्लेयर्स को रखा है, ओसबॉर्न, केडी, ग्राहम। इनमें से ओसबॉर्न और ग्राहम आपको मेरे हर टीम में दिख जाएंगे। अगर मैं 11 टीम बनाता हूँ, 11 के 11 टीम में होंगे। निकोला केडी स्मॉल लीग में मैं मिस नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से 40 या 45% लोगों ने कैप्टन बना के रखा हुआ है। इसके सिवाय भी आपका मेक फिलिप्स का भी ऑप्शन आएगा। अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो या फिर बॉलरों में से किसी पे रिस्क ले रहे हो, तो आप ये काम कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि ड्रीम 11 पर ये मैच खेलना थोड़ा रिस्की हो सकता है। कार्ली लीसन मैं कहूँगा स्मॉल लीग में गलती से भी मिस मत कर लेना। बहुत लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब ठीक ठाक है, बॉलिंग करवाती हैं, बैटिंग भी करवा सकती हैं, लेकिन जिस तरह का ओवर पावर परफॉर्मेंस पिछले मैच में था, शायद ही आपको ऐसा कुछ हर मैच में देखने को मिल जाए इनकी तरफ से। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो इन ऑलराउंडर्स के साथ ही जाना बेस्ट होगा। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो रिकॉर्ड्स एनालिसिस कहता है, वो मैं हो सकता है ऑसबॉर्न के साथ जाऊँ। ठीक है, लेकिन याद रखना 40% से ज़्यादा लोग कैरी को बना रहे हैं, सेफ जाना है, तो आप दो तरह का काम कर सकते हो। एक, सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन रखो, मतलब केडी और ऑसबॉर्न को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ और बाकी प्लेयरों में से कुछ अदल बदल करो, या फिर प्लेयर्स को सेफ रखो और कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्क लो। इन दोनों में से एक चीज़ करना। बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं हो जाएगा, इन मैचेस में नहीं होता है ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ तब एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। और अगर सिलेक्शन परसेंटेज देख टीम बनाते हैं, तब तो क्लैश ही होगा। आखिरी मैच पर भी यही हुआ था, काफ़ी सारे लोगों के सेम टीम बने थे, सेम कैप्टन, सेम वाइस कैप्टन, 11 के 11 प्लेयर सेम। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो थोड़ा रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, और याद रखना रिस्क पे ही रिवॉर्ड छुपा हुआ है। बाकी अब आपके लाख के ऊपर है कि कितना आपका रिस्क काम करता है या नहीं। इसके सिवाय भी डिफरेंशियल अगर आपको देखना है, तो सैम बेट्स और बेलिंडा वकेरेवा जो लास्ट मैच में वो खेल के आ रही हैं, उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ है और काफ़ी कमाल की परफॉर्मर रही थी पिछले सीजन में। सबसे ज़्यादा डॉट बॉल उन्होंने निकाला था पिछले सीजन के WNCL में। सैम बेट्स अपने पुरानी टीम के अगेंस्ट में खेलेंगी, और ये इफेक्ट हमने लास्ट मैच भी देखा हुआ है, और हमेशा ही इस फिक्चर में उनका विकेट जो है। और यहाँ से हीथर ग्राहम, जो मैंने आपको बता दिया, इनको सभी है टीम में तो लेंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन कोई नहीं बनाए। इसके सिवाय भी जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे बॉलरों में से, एमी स्मिथ और ब्रूक हेपबर्न। रैफर्टी भी लास्ट मैच में खेली थी, लेकिन कुछ खास उनका रोल आया नहीं था। रैफर्टी को बड़ी लीग में डेफिनेटली ट्राई करना। और यहाँ पर ब्रूक हेपबर्न, जिनको हमेशा ही हर फिक्चर में अच्छे रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन अच्छे फॉर्म पर नहीं थी पिछले सीजन में, इसलिए मैं स्मॉल लीग में नहीं कर रहा। एमी स्मिथ काफ़ी टैलेंटेड मानी जाती हैं, लेकिन क्या है कि वुमेंस क्रिकेट में उस तरह से पेसर और स्पिनर का कोई खास डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने उस तरह से लिखा नहीं है। लेकिन ये काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है, इसीलिए मैंने इनिशियली स्मॉल लीग में नहीं रखा है, लेकिन बड़ी लीग में अगर आप चाहो तो रख सकते हो। और बैट्समैन सेक्शन में कोडिन हॉल और एमा थॉम्सन अगर खेलती हैं तो कैप्टन मटेरियल है बड़ी लीग के लिए। स्मॉल लीग में टीम में भी लेना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि शायद इनको बॉलिंग नहीं मिले। ठीक है, और मुझे कुछ खास कर्शॉ का भी एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि ड्रीम 11 पर किसी बॉलर के जगह पर अगर मुझे किसी बैट्समैन को लेना पड़े, तो मैं वो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बैट्समैन अगर फेल हो जाती हैं तो मतलब जो नुकसान होगा, अगर बॉलर फेल होती है तब भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ पॉइंट से वो देके जाएंगे ही, एक भी विकेट अगर वो निकाल देते हैं तो। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस मैंने, मेरा सेफ ऑप्शन क्या है, डिफरेंशियल ऑप्शन क्या है, सब कुछ आपके सामने रख दिया है। बाकी अगर आपकी डिसीजन है बड़ी लीग में रिस्क के ऊपर भी ट्राई करना, क्योंकि ये बॉलिंग नहीं करवा रही हैं, बैटिंग से अगर 30-35 रन बनाकर आउट भी हो जाती हैं, तो एक बॉलर अगर आप ले लेते हो, या फिर ऐसा कोई प्लेयर जो थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा सकती है, स्टैरनबर्ग जैसी या फिर एमी येट्स जैसी, और वो 2 विकेट निकाल लेती है, तो आपके लिए फ़ायदे का डील ही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल के पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह यहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।